नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, सबसे पहले तो सी टेट की परीक्षा को सफल होने के लिए आप सभी विद्यार्थी गण को हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, ताकि आप सी टेट परीक्षा पास कर सके। ये हमारी भी प्रार्थना है भगवान से कि आप लोगों का रिजल्ट जो है हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये जो बगल में घंटी है इसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। इस घंटी को प्रेस कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप सी टेट की तैयारी नए विद्यार्थी हैं तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जो पियाजे का थॉट है, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे कि पियाजे से संबंधित सी टेट परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 12 में भी शायद 4 प्रश्न ही थे, 13 में 2 प्रश्न थे, 15 में 9 प्रश्न पूछे गए थे, 16 में 12 प्रश्न पूछे गए थे। 12 प्रश्न चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से पियाजे के सिद्धांत से 12 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने खोज के लिए, बुद्धि के विकास के खोज के लिए, जो बुद्धि का विकास है वो किस प्रकार से होता है, उस खोज के लिए अपने स्वयं के बालक को ही खोज का विषय बनाया। और जो है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मानसिक विकास संबंधी अध्ययन करते गए, और इस अध्ययन से जो परिणाम निकला उसी को हम मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और मानसिक प्रक्रिया में सबसे पहले 2 चीज आता है, स्कीमा और स्कीम्स। जो कि स्कीमा क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, या फिर एक छोटी वीडियो जो कि 5 मिनट की होगी, स्कीमा, स्कीम, अवधारणा, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा, ताकि परीक्षा का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो है ये फंसाता है, और लगभग तीनों का मीनिंग एक ही निकलता है। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसको कैसे क्या करना है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य यही है, बच्चों के सीखने के तरीके से होता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास जो है, वृद्धि में प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष जो वृद्धि दिखाई दे रही हो उसको, भाषा, चिंतन, स्मरण, तर्क शक्ति, ये सभी जो है संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कहते हैं, यही चीज है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो होता है, इसका एक परिभाषा है छोटा सा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो ही समावेशन कहलाती है। समावेशन जिसको हम कहते हैं, वो होता क्या है कि वो प्रक्रिया संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करती है, जैसे सीखती है, अपने अंदर लेती है, जो कि आत्मशक्ति, स्मरण शक्ति, और ये क्या कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, वृद्धि प्रत्यक्षीकरण है। ये सारी चीज़ें जो है जो हम संशोधित करते हैं उसी को समावेशन कहते हैं। विकास में ये सारी चीज़ें संशोधित होती है। तब रही बात की अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के परीक्षा से संबंधित कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं लाइन बाय लाइन इसके नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से बताऊंगा। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा एक हिंट है, ताकि अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी है परीक्षा से संबंधित, ये सारी मटेरियल आपको सी टेट, जो भी अंडर स्टेट टीईटी ली जाती है, वो सारी परीक्षाओं में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। KBS, NVS, CTET, DSBB
और भी ये स्टेट गवर्नमेंट की जो टीईटी होती है उस सारे में ये सभी चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए। अनुकूलन क्या है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का समाज जो है वो एक वातावरण ही है, तो उसमें हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, जनरली अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं। तो उसमें अपने आप को ढाल लेना, या फिर किसी और जगह गए किसी दूसरे भाषा के वातावरण में हम अपने आप को ढाल लिए, वहाँ के कल्चर के बारे में जान गए, तो एक तरह से हम अपने आप को वहाँ पे ढाल लिए। तो ढाल लेने का मतलब ही होता है जो आपका ये हुआ अनुकूलन। अब है आत्मसात्विकरण। आत्मसात्विकरण किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसात्विकरण कहते हैं। जैसे पहले से हमारे मान लीजिए कि कोई एक सपोज पेन है, पेन तो हम जानते हैं। एक बच्चा जो है, हम नहीं, एक बच्चा को रख के, क्योंकि सीडीपी जो है 1 to 5 वो बच्चे से ही संबंधित है। पियाजे का जो सिद्धांत जो है वो आपको 7 से 11 पर ज़्यादा फोकस किया है। इनके औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत जो भी हैं वो 11 से आगे वृद्धावस्था तक चलती है, लेकिन इनका स्पेशली फोकस 11 साल तक ही है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड मेकअप करके चलिएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर एक बच्चा एक पेन के बारे में जानता है, अब उसमें कुछ नया जुड़ता है। जैसे पेन से हम लिखते हैं, पेन में इंक होता है जिसके वजह से हम लिखते हैं, पेन में एक छोटा बॉल होता है जिसके वजह से घर्षण करने से चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे जब जानता है, उससे संबंधित कुछ नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान जो जुड़ता है उसी को हम आत्मसात्विकरण कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वो प्रक्रिया जो है समायोजन कहलाती है। अब रही बात कि स्कीमा का मतलब क्या होता है। स्कीमा का मतलब ये होता है कि ज्ञान में परिवर्तन। स्कीमा का जो मतलब होता है ज्ञान में परिवर्तन, अवधारणा का भी मतलब ज्ञान में परिवर्तन ही होता है। तो वह प्रक्रिया जो क्या वो कहते हैं ज्ञान में परिवर्तन करना शुरू कर देता है उसे हम समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, अब रही बात कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम विशेषताएं जो है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो है, पहली अवस्था जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक का है। चौथा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे तक यानी कि पौधा अवस्था तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बारे में। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चे में क्या क्या, इसमें जो है बच्चा मानसिक क्रियाएं इंद्र जनित गामक क्रियाएं के रूप में ही संपन्न होती है। जैसे इसमें होता है कि भूख लगने की स्थिति में बालक जो है रोकर व्यक्त करता है। किसी खिलौने को, अगर कोई खिलौना मान लीजिए बेड पे चादर पे पड़ा है तो उसको वो तो छू के नहीं, वो जाके पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, इसके लिए वो चादर को ही खींचने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंद्रियों के द्वारा सारी कार्य, जितने भी कार्य है वो करता है। अब इंद्रिय का मतलब, जो इंद्रिय हैं हमारी कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं। जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारे 5 इंद्रिय हैं। और इसमें और कुछ भी होता है, जो होता है वो इस आयु के बालक की वृद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है।
जो कार्य वो करता है उसकी वृद्धि, जैसे अभी मैंने बताया कि बेड पे या फिर किसी चादर पे खिलौना पड़ा हुआ है, बच्चा उसको खींच के अपने पास लाता है, वो जाके उसको पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता। अच्छा, इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। उसके जो अनुकरण है, दोहराने की प्रक्रिया और याददाश्त और मानसिक निरूपण से ये संबंधित है, क्योंकि उस समय हम लोग के दिमाग में एज ए गार्जियन दिमाग में आता है बच्चा कितना बुद्धिमान है कि चादर को खींच के खिलौना पकड़ रहा है। अब नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगते हैं। इस दौरान उसमें भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा है उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाएं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व गुण का विकास भी होता है। और रही बात कि अब जानते हैं नेक्स्ट जो इसका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने और उसका विभेदीकरण, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे वस्तुओं को छांटना, क्रम से लगाना, वर्गीकरण एक जगह कर देना, ये सारी चीज़ों की क्षमता जो है बालक में विकसित हो जाती है। उसका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, लंबाई, भार, अंक, प्रत्यय पर चिंतन करने लगता है। और एक पॉइंट है भाषा का पूर्ण विकास। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे तक। यह अवस्था 11 वर्ष से पौधावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है। इसकी विशेषताएं जो है, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, क्योंकि बालक यहाँ से जो है 11 वर्ष से आगे टीनेज में पहुंच जाता है, तो उसकी संप्रेषणशीलता जो है, उसकी क्षमता, अपने आप को प्रेजेंट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और ऊंचाई को छूने लगती है। वो अपने आप को अच्छा साबित करने की सब समय कोशिश करते रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है। विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। कोई समस्या है तो उसका कल्पना करेगा, उस समस्या के बारे में और कुछ ऐसे नियम अपने हिसाब से बनाएगा कि उस कार्य को कर सके। और बालक में अच्छी तरह से सोचने और समझने की, समस्या समाधान करने का मतलब और निर्णय लेने की क्षमता का जो विकास हो जाता है पूरा। तो दोस्तों इसमें 2 चीज बच जाते हैं, क्योंकि वीडियो और बड़ा करना नहीं चाहता मैं। स्कीम अवधारणा और जीन पियाजे के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है उसके बारे में, निर्माण खोज के बारे में, क्रिया कार्य अर्जन के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना ही रहने दिया जाए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।